नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र शेष नारायण शुक्ला और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय जिसके प्रथम अध्याय में है जीवों का विकास। जैसा कि आप सभी ने जो है डायनासोर का नाम तो सुना ही होगा, है ना। आपकी पुस्तक में दिया है कि डायनासोर जो है आज से 2,00,000 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 600 लाख वर्ष पूर्व तक पाया जाता था। कब से कब पाया जाता था? 2000 से लेकर 600 लाख पूर्व तक पाया जाता था। लेकिन वर्तमान में डायनासोर की कोई प्रजाति, है ना, डायनासोर नहीं पाए जाते। डायनासोर की कई प्रजातियां पाई जाती हैं लेकिन डायनासोर नहीं पाए जाते। तो ऐसे जीव जो कभी भी इस पृथ्वी पर थे लेकिन वर्तमान में नहीं है, ऐसे जीवों को विलुप्त जीव कहते हैं। कौन से जीव कहते हैं? विलुप्त जीव कहते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? डायनासोर है। इनका आकार जो है 50 सेंटीमीटर, जी हाँ, ये 50 सेंटीमीटर से लेकर के 40 मीटर तक विशालकाय पाए जाते थे। वर्तमान में डायनासोर नहीं पाए जाते, है ना। भारत में डायनासोर जो है कहाँ पाए जाते थे? नर्मदा घाटी में पाए जाते थे, है ना। जबलपुर के पास लमेटा घाट में पाए जाते थे। अक्सर इनका निवास नदियों के किनारे होता था क्योंकि नदियों के किनारे हरे भरे घास पाए जाते थे और ये शाकाहारी जंतुओं को, है ना, ये शाकाहारी भी होते थे, मांसाहारी भी होते थे और ये जो है जीवों को खा करके और घास खा करके शाकाहारी और मांसाहारी अलग अलग जीव जो है अपने जीवन यापन नदियों के किनारे रहकर किया करते थे, है ना। और जीव में इन समय के डायनासोर के जीव कौन कौन से थे? उस समय के पौधे कौन कौन से थे? तो इनमें थे फर्न, सवाल, साइकस, गिंको और मास। ये उस समय के पाए जाने वाले पौधे थे। और उसी समय के पाए वाले जीवों में कौन सा था? तिलचट्टा। जी हाँ, तिलचट्टा जो है डायनासोर युग में भी पाया जाता था और आज भी पाया जाता है ना। आपके बुक में ही एक बक्से में दिया है, एक जो है आयताकार बक्से में दिया है एक पौधे का उल्लेख है, गिंको। यहाँ इसलिए मैंने गिंको को जो है टिक लगा दिया है कि गिंको एक ऐसा पौधा था जो डायनासोर युग में पाया जाता था और आज भी पाया जाता है। इसी प्रकार जो है तिलचट्टा डायनासोर युग में भी पाया जाता था और आज भी पाया जाता है। इसीलिए इन दोनों जीवों को आज भी जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवित जीवाश्म ऐसे जीवों को कहते हैं जो उस समय भी पाए जाते थे, डायनासोर युग में भी पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं। इसलिए ऐसे जीवों को जो है जीवित जीवाश्म जो है कहा जाता है ना। तो याद रखिएगा, हिरोशिमा में, है ना, परमाणु बम गिरने के बाद सबसे पहले उगने वाले पौधों में गिंको था। कौन था? गिंको। तो ये जो है परीक्षा मंडल में जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में कई बार प्रश्न आ चुका है ना, कि एक जीवित जीवाश्म का नाम बताइए या दो जीवित जीवाश्म का नाम बताइए। तो इसमें तिलचट्टा और गिंको है। इसको आप अपने, है ना, कॉपी में जो है लिख लीजिए। अब जरा सोचिए कि ऐसा क्या हुआ होगा कि नई नई जातियां आई होंगी, डायनासोर कहाँ गए होंगे, वो कैसे नष्ट हो गए होंगे और उसके बाद नए नए जीव कैसे अस्तित्व में आए होंगे, है ना। इस पर जरा सोचिएगा और सोच करके जो है जरूर बताइएगा। जैसा कि जीवों के जो है मूलभूत जरूरत होती है, उनमें है भोजन, प्रजनन और सुरक्षा, है ना। भोजन के बिना जीवों की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि भोजन जीवित रहने के लिए अति आवश्यक कारक है। इसलिए भोजन के पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित होने पर ही जीव अपनी वंशानुगति को आगे जो है चला पाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ा पाते हैं। इसी प्रकार प्रजनन अर्थात अपने ही समान जीवों को संतति को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। कोई भी जीव प्रजनन के द्वारा अपने ही समान जीवों को, है ना, आगे उत्पन्न करता है और प्रजनन जो है बहुत आवश्यक कारक है। फिर है सुरक्षा। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि सुरक्षा के बिना भोजन और प्रजनन का कोई महत्व नहीं रह जाता। सुरक्षित स्थान मिलने पर, सुरक्षित आवास मिलने पर ही जीव अपनी संख्या को पर्याप्त मात्रा में आगे बढ़ा पाते हैं। अब क्या एक जीवों का, है ना, जनसंख्या बढ़ने पर, एक जीवों की आबादी बढ़ने पर उसका प्रतिकूल कारक दूसरे जीवों पर पड़ता है या उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है? हाँ दोस्तों, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मनुष्य के जो है एक जाति का जनसंख्या बढ़ने पर, आबादी बढ़ने पर दूसरे जीवों पर स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हम मनुष्यों पर।
जैसे जैसे मनुष्य जाति की जनसंख्या बढ़ते गई वैसे वैसे उसने अपने आवास के लिए, अपने घर के लिए, खेत के लिए जो है जंगलों को काटते गए, है ना। जंगलों को काट कर जो है फैक्ट्रियाँ बनाते गए और इस प्रकार धीरे धीरे जंगल सिमटते गए और जंगलों के सिमटने से बाघ, सोन चिड़ैया और बाज जैसे बहुत सारे जीवों की संख्या लगातार कम हो गई और वर्तमान में यह विलुप्ति के कगार पर चले गए। मतलब आने वाले भविष्य में यदि इनको संरक्षित नहीं किया जाएगा तो यह जीव जो है डायनासोर जैसे विलुप्त हो जाएंगे, हैं। फिर हम लोग इसी में एक सोचने वाली बात है, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई प्रभाव पड़ा है? इसे आप जो है सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा और बताइएगा क्या मनुष्य जाति की संख्या बढ़ने पर इसका प्रतिकूल प्रभाव बाघ पर पड़ रहा है ना। फिर इसी प्रकार एक अन्य प्रश्न है, क्या किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर मनुष्यों की बढ़ती आबादी, मनुष्य की आबादी यदि लगातार जो है बढ़ती जाएगी तो हम लोग देखते हैं कि मनुष्य की आबादी यदि लगातार बढ़ेगी तो मनुष्य की आबादी बढ़ने से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वनों को काटेगा, शिकार करेगा, काट कर जो है खेत बनाएगा, वन बनाएगा। लगातार जंगल कम होते चले जाएंगे और जंगल के कम होने से बाघों को प्राकृतिक आवास विलुप्त होता चला जाएगा, उनके शिकार कम होते चले जाएंगे, जिससे उनका जो है धीरे धीरे संख्या कम होती चली जाएगी और वर्तमान में हम देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई तो क्या होगा? यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई तो निसंदेह उसका विपरीत प्रभाव दूसरे चीजों पर पड़ेगा। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग लेते हैं हिरण का। यदि हिरण की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? हिरण जो है अपने भोजन के लिए जंगल से जो है बाहर आएंगे, खेत में आ जाएंगे, खेत में चारण करने लगेंगे। यदि बाघों की संख्या ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? यदि बाघों की संख्या कम हो जाए, ज्यादा हो जाएगा तो वह जो अपने शिकार ज्यादा करेंगे, हिरण की संख्या कम हो जाएगी और जो है स्वयं जो है विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाएंगे। या हो सकता है वो अपने शिकार के लिए जो है अपने जंगलों को छोड़कर मानव बस्ती में आ जाए। तो निसंदेह इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि जब किसी भी जाति की संख्या जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी जनसंख्या अत्यधिक हो जाती है तो वह उसका विपरीत प्रभाव दूसरे जीवों पर पड़ता है। हो सकता है कि उसका प्रतिकूल प्रभाव स्वयं के जाति पर भी और उसके जनसंख्या पर पड़ सकता है। तो क्या भोजन, आवास, है ना, भोजन और आवास या संसाधनों की उपस्थिति किसी दूसरे जीव के लिए, है ना, बदलाव, उत्पत्ति या उसकी आबादी को बढ़ने या घटाने दोनों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, निसंदेह हो सकते हैं। वह कौन कौन सी चीज है? संसाधन। कौन कौन से हैं? संसाधन, है ना। संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन किसी भी जीवों की संख्या में उत्पत्ति, विलुप्ति और बदलाव के लिए निसंदेह रूप से जो है ना, विद्यमान है या निसंदेह रूप से जो है प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि मछली के लिए यदि हम जल पर्याप्त मात्रा में है तो जीवों की जो है मछलियों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, है ना। लेकिन यदि लगातार मछलियों की संख्या बढ़ती चली जाए तो हम लोग देखेंगे कि पानी में धीरे धीरे उनकी जनसंख्या बढ़ने से उनकी आपस में संघर्ष होता चला जाएगा। उसी प्रकार यदि बहुत ज़्यादा संसाधनों का दोहन होने लगे या संसाधन कम होने संख्या बढ़ती चली जाए और संसाधन कम होने जाए तो भी हम देखेंगे कि जीवों की संख्या में कमी आती जाएगी। इसी प्रकार बदलाव, यदि प्राकृतिक संसाधनों में कमी होती जाएगी तो जीव अपने आप को, जी हाँ, जीव अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल जो है बदलते हुए संसाधनों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करते चले जाएंगे। ठीक है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि किसी भी जीव की बढ़ती हुई आबादी, क्या आबादी के साथ साथ उनके जो है जैविक और अजैविक घटकों में क्या परिवर्तन होता होगा, है ना। दोस्तों, यह सोचने वाली बात है, क्या किसी जीव की
है ना, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या उसकी जो है प्राकृतिक संसाधन बढ़ते होंगे, क्या जैविक और अजैविक घटक बढ़ते होंगे। यदि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ते जा रही है तो मनुष्य के साथ साथ क्या हवा, पानी, जंगल, जमीन बढ़ते जा रहे हैं या सिर्फ आबादी ही बढ़ते जा रही है। यहाँ पर एक आपके पुस्तक में पृष्ठ नंबर 2 में बहुत ही है ना महत्वपूर्ण कथन दिया गया है कि जीवों का आवास एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। जी हाँ, यह एक बहुत बड़ा कथन है। जीवों का आवास और संसाधन। अब हम पहले बिंदु पर बात करते हैं उनकी उत्पत्ति। यदि किसी भी जीव को पर्याप्त मात्रा में आवास और संसाधन, संसाधन मतलब खाने पीने, रहने, प्रजनन सभी प्रकार के संसाधन मिलेंगे तो जीवों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, नए नए प्रजाति विकसित होंगे, है ना। और यदि संसाधनों में कमी होने लगे तो हो सकता है वो जीव या उनकी पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाए, वो पूरी उनकी जाति ही नष्ट हो जाए, या संसाधनों में कमी के साथ साथ जीव अपने आप को ढाल लेंगे, अपने आप में बदलाव कर लेंगे। यह एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इन्हीं दो बातों के अध्ययन के लिए जो है ना, दो ग्राफ बनाए हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। आपकी पुस्तक में यह ग्राफ दिया हुआ है। यह ग्राफ एक खाद्यापूर्ति और दूसरा जो है अनियंत्रित जनसंख्या के ऊपर बनाया गया है। पहला वाला ग्राफ में हम देखते हैं कि पहला वाले ग्राफ में नीचे में समय है x अक्ष पर और जो है y अक्ष पर जो है खाद्य संसाधन की मात्रा है। अर्थात समय के साथ साथ है ना, समय के साथ साथ खाद्य संसाधन की मात्रा क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। हम कैसे जानेंगे कि बढ़ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि ग्राफ जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब खाद्य संसाधन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी हाँ, पहले हम आपके दादा से, पिताजी से पूछ सकते हैं कि पहले प्रति एकड़ में जो है धान जो है 8 बोरा, 10 बोरा, 15 बोरा होता था, लेकिन वह वर्तमान में धीरे धीरे बढ़ते हुए 20 और 30 तक पहुंच चुका है। इस प्रकार वैज्ञानिक बदलाव के कारण लगातार जो है ना, खाद्य संसाधन बढ़ते जा रहे हैं। परंतु दूसरा वाला ग्राफ जो है ना, समय और अनियंत्रित जनसंख्या के बीच बनाया गया है। किसके बीच बनाया गया है, समय और अनियंत्रित रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या। इसमें देखेंगे कि समय तो बढ़ रहा है, समय के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए समय जैसे जैसे बढ़ रहा है जनसंख्या बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या का जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अर्थात जनसंख्या में वृद्धि जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब आप इन दोनों को देखिए और ग्राफ को देखकर बताइए कि क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि दर एक समान है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खाद्य संसाधन में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन कैसे वृद्धि हो रही है, एक सीमित दर से, एक निश्चित दर से, है ना, कम समय में सीमित जो है वृद्धि दर हो रही है। लेकिन जनसंख्या कैसे वृद्धि हो रही है, जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है। फिर देखकर बताइए क्या इनमें से किसके बढ़ने की दर सबसे ज्यादा तेज है? इनमें से किसके ज्यादा बढ़ने की दर तेज है? जनसंख्या। कैसे जानेंगे जनसंख्या के बढ़ने की दर है? दोनों में समय है, दोनों ही समय बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये कैसा बढ़ रहा है, एक निश्चित रफ्तार से, निश्चित लय से बढ़ रहा है। अरे कैसे बढ़ रहा है, एकदम तेजी से। यदि ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाता है, अर्थात वह बहुत तेजी से उसमें बदलाव आ रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी जीव के जो है खाद्य संसाधनों में, आवास में परिवर्तन होने से जीवों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे एक सोचने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या लगातार जनसंख्या वृद्धि बढ़ने पर अगर बढ़ती जाए तो क्या होगा? सोचने वाली बात है। तो निसंदेह यदि जनसंख्या बढ़ती चली जाए और संसाधन कम होते चले जाएं, तो हम लोग देखेंगे कि जीवों में आपसी संघर्ष होगा, द्वंद्व होगा, लड़ाई होंगे। उदाहरण के लिए यदि जंगल में शेर ज्यादा हो जाए और हिरण कम हो जाए तो क्या होगा, शेर आपस में अपने शिकार के लिए, भोजन के लिए लड़ेंगे, और कौन जीवित रहेगा? जो ताकतवर होगा, जो शक्तिशाली होगा, वही बचेगा। तो क्या इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसका प्रकृति पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? क्या इससे जीवों में आपसी बदलाव होता है क्या? जीव अपनी संख्या को
बदलते हैं क्या अपने उसमें उनके स्वभाव बदलते हैं, या क्या डायनासोर के साथ भी ऐसा रहा होगा कि वे भोजन के लिए अपने में संघर्ष किए होंगे और धीरे धीरे उनके आवास कम होते चले गए होंगे और उनकी संख्या लगातार कम चली होती होगी। तो इस प्रकार से हम लोग देखने पर पाते हैं कि संसाधन जो है लगातार कम हो रहे हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और यदि जनसंख्या ज़्यादा होती जाए और संसाधन कम हो जाएंगे तो ऐसे ही जीव जीवित बचेंगे जो शक्तिशाली होंगे, जो समय के साथ अपने आप को बदलाव करेंगे और जो भविष्य के लिए अपने आप में बदलाव करना चाहेंगे। और इसी से हो सकता है नए जीवों की जनसंख्या, नए जीव जो है नए जाति आए होंगे, उसमें नए बदलाव आएंगे, है ना। तो वैज्ञानिकों के मन में इन्हीं सब चीज़ों को देखकर एक प्रश्न उठता है, क्या इस पृथ्वी पर जीव एकाएक आए होंगे जैसे अस्तित्व में हैं, या फिर किसी अन्य ग्रह से डाल दिए गए होंगे, या फिर परस्पर जीव जो हैं संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे होंगे और संसाधन के लिए, भोजन के लिए आपस में संघर्ष करते करते एक नए प्रजाति और एक नए जाति के जीव अस्तित्व में आए होंगे। इन्हीं बातों का अध्ययन करने के लिए, है ना, 19वीं सदी में 2 वैज्ञानिक हुए जिनमें से एक का नाम है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन हुए और दूसरे हुए अल्फ्रेड रसेल। कौन हुए? अल्फ्रेड रसेल। अल्फ्रेड रसेल। इन दोनों वैज्ञानिकों ने, है ना, इन दोनों वैज्ञानिकों के मन में विचार हुआ, उन्होंने इनके ऊपर व्यापक जो है अध्ययन करके जो है ना, हमें नए नए जो है सिद्धांत और विचारों से अवलोकन करवाया, जिसको हम आगे के कल के क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।